हाय। इस वीडियो में हम लेजर के बारे में पढ़ेंगे। अब तक के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सब एफवाईजेसी से रिलेटेड है, जिसके कंसेप्ट एसवाईजेसी में भी हम यूज करने वाले हैं। अब ये लेजर जो है वो फाइनल चीज है जो मैं एफवाईजेसी के लिए बताऊंगी। इसके बाद में जो कुछ कुछ चीजें हैं जो एफवाईजेसी से रिलेटेड है और एसवाईजेसी में भी जिसका यूज होता है वो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आता जाएगा वैसे बताती जाऊंगी। अब ये जो लेजर है वो सेकेंडरी एंट्री का बुक है, मतलब जैसे जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो जर्नल में से जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने एंट्री की है, जो भी ट्रांजेक्शन्स की, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स इंडिविजुअल लेजर में ट्रांसफर होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको इसको लेडजर नहीं पढ़ना है, लेजर पढ़ना है, डी साइलेंट है। अब इसमें जिसका भी अकाउंट होगा, मतलब ये इंडिविजुअल अकाउंट होगा हर एक पर्सन का, हर एक चीज का, मतलब चाहे वो रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट को हो, जो भी ट्रांजेक्शन में मतलब हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उसमें जो भी डेबिट होगा, जो भी क्रेडिट होगा, डेबिट में अगर 4-5 चीजें हैं, क्रेडिट में अगर 4-5 चीजें हैं, तो सारे के सारे अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स बनेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप समझो 10 पार्टीज के साथ में डील करते हैं, मतलब आपके 10 डेटर्स है जो आपसे सामान खरीदते, गुड्स खरीदते, तो वो सारे के सारे डेटर्स का इंडिविजुअल अकाउंट आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मेट के एग्जाम्पल के तौर पे राज अकाउंट लिखा हुआ है, तो ऐसे आपकी ये राज को हम एज अ डेटर कंसिडर करेंगे। मतलब वो बताऊंगी कैसे डेटर कैसे डिसाइड होता है, क्रेडिटर कैसे डिसाइड होता है। जिसको हम क्रेडिट पे सामान देते, गुड्स देते, वो हमारा डेटर बन जाता है। मतलब ही और शी इज लायबल टू पे अस। ओके, तो जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक उनका नाम जो है वो डेटर्स की लिस्ट में शो करेगा। ये मैंने पहले भी बताया। तो बैक टू पॉइंट कि ये लेजर का फॉर्मेट है, पहले ये समझ लीजिए। इसमें भी जैसे मैंने कैश बुक में बताया था कि डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड होती है, और टी शेप का टेबुलर कॉलम होता है, जिसमें लेफ्ट में 4 कॉलम्स है और राइट में 4 कॉलम्स है। तो लेफ्ट में डेट पर्टिकुलर्स, अब इसमें लेजर में जेएफ आएगा, दैट इज जर्नल फोलियो। जैसे हमने जर्नल में लेजर फोलियो लिखा था, एलएफ लिखा था, वैसे इसमें हम जेएफ लिखेंगे। मतलब जैसे कि अगर अप्रैल महीने में हमने जो जर्नल एंट्री की थी तो वो ऑब्वियसली जर्नल का फर्स्ट पेज होगा, क्योंकि जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ओके, तो वहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं। तो वो सपोज 1 अप्रैल इज द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो वो फर्स्ट पेज पे अगर होगा तो यहाँ पे 1 अप्रैल का जो भी ट्रांजेक्शन आएगा वो यहाँ पे जेएफ में हम फर्स्ट लिखेंगे कि वो जर्नल में फर्स्ट नंबर के पेज पे अपीयर कर रहा है। ओके, यहाँ पे कोई भी पेज पे वो अकाउंट हो, तो यहाँ पे समझो लेजर में अगर 50 पेज नंबर पे राज का अकाउंट बता रहा है, तो जर्नल में राज के सामने हम 50 लिखेंगे एलएफ में। ओके, वो जब आप प्रैक्टिकली करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो सेम राइट हैंड साइड पे है डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट। अब यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंसेस और ओपनिंग बैलेंसेस भी मिलेंगे। अब क्लोजिंग बैलेंसेस और ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये राज जो है वो हम उसको डेटर का कंसिडरेशन देंगे। मतलब एग्जांपल के तौर पे कि हमने राज को कोई तो गुड्स बेचे थे लास्ट ईयर, अभी भी उसने उसका पेमेंट नहीं किया है, मतलब 31 मार्च को ईयर खत्म हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है नेक्स्ट ईयर। मतलब जैसे 31 मार्च 2026 was the last day of this financial year, then 1 April 2026 will be the first day of this financial year। तो लास्ट ईयर हमने जब बुक्स क्लोज की थी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद में बुक्स क्लोज हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे जो अकाउंट्स है, मतलब लेजर के बैलेंसेस है, वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस में से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में चले जाते हैं। और बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वहां से सब हमने क्या प्रॉफिट किया है, अगर लॉस किया है, एसेट्स लायबिलिटीज जो भी है, वो सारा का सारा हिसाब जो है वो बैलेंस शीट में चला जाता है। और बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनल स्टेटमेंट है, वहां पे बुक्स क्लोज हो जाती है। अब हमें ऑब्वियसली किसी के पास से पैसे लेने हैं, एसेट्स है,
कैपिटल है, बिजनेस है, वो गोइंग कंसर्न है। बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, मतलब वो कंटिन्यूस चालू रहता है जब तक हम बंद नहीं करें, प्रोप्राइटर बंद नहीं करे तब तक वो चालू रहता है। ओके, तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से ईयर ओवर ईयर उसका ये सब चलता रहेगा, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब चलता रहेगा। तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते, वो ईयर ओवर ईयर चलते रहते। जब तक हिसाब किताब चलेगा, बेचना खरीदना चलेगा, तब तक ये सारे ईयर ओवर ईयर चलते जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए ही होते हैं। 31 मार्च पे वो अकाउंट क्लोज हो जाता है, मतलब उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां पे खत्म हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? जो आउटस्टैंडिंग होता है और प्रीपेड होता है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो वो नॉमिनल अकाउंट के कंसिडरेशन में नहीं आते। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट के जितने भी बैलेंसेस है वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस पे खत्म हो जाएंगे, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। लेकिन रियल और पर्सनल कैरी फॉरवर्ड होते, मतलब हमारे जो भी एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी मतलब प्लांट का मतलब भी मशीन ही होता है, तो फैक्ट्री होता है, प्लांट मतलब फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री के अंदर मशीन होता है अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ऑफिस है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, मतलब बिजनेस का, वो सारे के सारे एसेट्स है। तो वो खत्म, एक साल के लिए खत्म नहीं हो जाते, वो ईयर ओवर ईयर चलते रहते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। और अगर लैंड है, जमीन है, तो वो अप्रिशिएट होगी, वो डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन भी मैं एक्सप्लेन करूंगी जब आएगा तभी। तो वो ईयर ओवर ईयर चलते हैं, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल उनकी लाइफ होती है। ओके, वो मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर दिया हुआ है, हर एक का इंडिविजुअल मतलब इमेजिन किया जाता है, उससे ज्यादा भी चल सकता है, उससे कम भी, लेकिन एक्सपेक्टेड जो या लाइफ है वो उसमें दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये एंट्रीज के कंसेप्ट को समझते हैं। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब यहाँ पे जैसे राज का नाम लिखा है तो वो पर्सनल अकाउंट है, तो राज को, जैसे मैंने डेटर का एग्जांपल लिया है और हम बात करें थे ओपनिंग बैलेंस की, तो ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे 1 अप्रैल को जब स्टार्ट होगा ईयर, सपोज कि राज से हमें लास्ट ईयर 10,000 रुपीज लेने बाकी थे, ये सारे के सारे अमाउंट में इमेजिनरी बोल रही हूँ, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। ओके, और अगर कोई भी संबंध होता है तो वो सिर्फ कोइंसिडेंस है। तो यहाँ पे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे कि डेबिट बैलेंस है, मतलब ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, मतलब 10,000 रुपीज हमें उससे लेने बाकी है। ओके, तो ये 10,000 का कोई जर्नल एंट्री नहीं आता है, जर्नल एंट्री कर करके हमने जो लेजर बनाया था लास्ट ईयर का, जो लेजर था उसमें उसका ये डेबिट बैलेंस ज्यादा, मतलब डेबिट साइड ज्यादा आ रही थी, यानी कि उसने 10,000 का सामान हमसे लिया हुआ है, मतलब ज्यादा लिया होगा, बट उसमें सारे अमाउंट में से 10,000 का पेमेंट करना बाकी है। ओके, तो इसलिए ये 10,000 हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जाने तो देंगे नहीं कि हाँ ठीक है यार खत्म हो गया तो 10,000 मत देना, ऐसा नहीं होता। तो वो पिछले साल नहीं दिया तो वो इस साल देगा। ओके, तो इसलिए इस तरह से इसका ये ओपनिंग बैलेंस होता है। अब राज से रिलेटेड इस साल जो भी एंट्रीज आएगी वो सारी की सारी इसमें भी ट्रांसफर होगी। इसमें भी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सबसे पहले जर्नल में आता है, और क्रेडिट सेल अगर हुआ है तो सेल्स बुक में आएगा। जब पेमेंट होता है तो कैश बुक में भी आएगा और राज के अकाउंट में भी आएगा। अगर क्रेडिट सेल हुआ है और उसके बाद में उसने पेमेंट किया है तो राज के अकाउंट में आएगा, अगर कैश सेल्स है तो राज के अकाउंट में नहीं आएगा, तो वो कैश बुक में जाएगा और सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगर उसके 10,000 रुपीज बाकी है, तो सपोज कि उसने अप्रैल के मंथ में हमको 3,000 रुपीज पे किए, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? आपको जर्नल एंट्री पहले सोचनी है क्या आएगी, आप डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग नहीं कर सकते। जर्नल एंट्री को आपको बोलना है क्या आएगा। कैश अकाउंट मतलब पेमेंट उसने किया, हम बिजनेस है तो हमारे लिए पैसे आए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन,
तो कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया? राज ने, राज इज द गिवर, तो टू राज। अब एक सिंपल चीज है कि राज के अकाउंट में हम राज का नाम नहीं लिख सकते, तो राज में टू राज नहीं आएगा, तो राज में क्या आएगा? बाय कैश। क्या आएगा? बाय कैश। सपोज कि उसने 15 अप्रैल को हमें पेमेंट किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। 3000 सपोज मिला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3000 बीइंग पेमेंट रिसीव्ड या बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ओके। अब समझो 20 तारीख को उसने गुड्स खरीदे हमसे वापस से क्रेडिट पे, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? अब राज रिसीवर है, यहाँ पे राज क्या था? गिवर था, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, राज ने दिया। अब हम सेल कर रहे हैं, तो राज अकाउंट रिसीवर, राज इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, टू सेल्स, क्योंकि क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, और सेल्स क्या है? इनकम है, गेन है। तो अब अगेन राज के बुक में राज नाम नहीं आएगा, तो राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया है, तो इन राज टू सेल्स, इन राज टू सेल्स अकाउंट। समझो वो 20 तारीख को की है और 5000 का गुड्स उसने खरीदा। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से जब वो पेमेंट करेगा तो यहाँ पे एंट्री आएगी, जब वो क्रेडिट पे गुड्स खरीदा, क्रेडिट पे मैं बोल रही हूँ, क्रेडिट पे, कैश पे राज में नहीं आएगा, कैश सेल्स राज में नहीं आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, तो उसमें जिसमें राज का नाम होगा वही एंट्री यहाँ पे आएगी। कैश सेल्स में भले ही राज ने खरीदा है, हमने राज को बेचा है, लेकिन उसने ऑन द स्पॉट अगर पेमेंट कर दिया है, तो जिस एंट्रीज में राज का नाम होगा, जिस जर्नल एंट्रीज में राज का नाम होगा, वही एंट्री राज के अकाउंट में आएगी। अगर हमने प्रिंस को बेचा है, या हमने सुनीता को बेचा है, या हमने अनीता को बेचा है, तो उसकी एंट्री राज में नहीं आएगी। ओके, समझ में आ रहा है? तो राज से रिलेटेड जो भी एंट्रीज है वो ही राज में आएगी, जिसका लेना देना राज के साथ है। गुड्स खरीदा, पेमेंट किया, गुड्स खरीदा, पेमेंट किया, दैट्स ऑल। अब सपोज के ये मंथ में हम पहले मंथली सीखेंगे, मंथली क्लोजर कैसे होता है। तो समझो कि 20 अप्रैल के बाद में कोई भी पेमेंट या कोई भी सेल नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का देखना है। तो यहाँ पे 15,000 है, मतलब इस साइड हेवियर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे नीचे वाली लाइन डबल लाइन करनी है, मतलब यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये हेवियर टोटल है, तो यहाँ पे हम 15,000 लिख देंगे। अब अकाउंट्स में क्या है कि दोनों साइड पे सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे भी 15,000 लिखेंगे। ओके। अब आप बोलेंगे पर मैम यहाँ पे तो 3,000 है। यस, तो जो बाकी बीच का जो बैलेंस है 50,000 माइनस 3,000, उसको हम यहाँ पे 30 अप्रैल को, जो कि लास्ट डे ऑफ द मंथ है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्या बैलेंस है? 12,000। ओके, 12,000 का डिफरेंस था, अब टैली हो गया, इसको टैली करना बोलते हैं, दोनों साइड सेम करना। अब आप बोलोगे कि ये बैलेंस तो क्रेडिट पे अपीयर हो रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। नहीं, साइड हेवियर कौन सी थी, ज्यादा टोटल कहाँ का था? डेबिट साइड का, तो ये डेबिट बैलेंस है। ये साइड हैवी थी, लेफ्ट हैंड साइड हैवी थी, डेबिट साइड ज्यादा था, इसलिए इस साइड हमने ये डिफरेंस लिखा है, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है। जो साइड हैवी होती है वो बैलेंस कहलाता है, तो डेबिट साइड हैवी है, तो ये डेबिट बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है? मई। 1 मई को, मतलब यहाँ पे जैसे ये 1 अप्रैल लिखा, इसके नीचे हम यहाँ पे 1 मई लिखेंगे, और ये जो बैलेंस है इसको हम कैरी डाउन करेंगे। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब यहाँ से मैंने कैरी किया और यहाँ पे मैंने लाया, ब्रिंग किया, ब्रॉट मतलब ब्रिंग किया, यहाँ से मैं खींचकर यहाँ पे लेकर आई। कितना बैलेंस है? 12,000। अब मई में जो भी ट्रांजेक्शन हो गए, लेन देन के, पेमेंट के, क्रेडिट सेल्स के, पेमेंट के, क्रेडिट सेल्स के, सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ तो भी यहाँ पे आएगा। गॉट इट? जिसमें राज क्रेडिट होता है वो यहाँ पे आएगा, जिसमें राज डेबिट होता है वो यहाँ पे आएगा। इस तरह से आपको 31 मार्च तक लेके जाना है।
ठीक है। अब 31 मार्च पे तो ईयर खत्म हो जाता है, तो तब हम क्या करेंगे उस टाइम पे, तब हम ये ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे, उसकी उसकी एंट्री को क्लोज करना पड़ेगा, मतलब अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जो है ये पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट को हम कहाँ पे लेके जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में, एंट्री क्लोज करते टाइम। लास्ट फाइनल एंट्री 31 मार्च को सारे के सारे जब हिसाब, आपको पता है मतलब मार्च सब लोग का सुना होगा आपने, मार्च एंडिंग मार्च एंडिंग मार्च एंडिंग, क्योंकि मार्च एंडिंग पे एंट्री क्लोजर का टाइम होता है, नेक्स्ट ईयर लेके जाने का टाइम होता है, तो सारी की सारी ट्रांसफरिंग एंट्रीज आती है। तो 31 मार्च पे सपोज इसका यहाँ पे 31 मार्च है, तब यहाँ पे मतलब इसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो जो भी अमाउंट है वो क्लोजिंग अमाउंट होगा, और ये अमाउंट जो है वो 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर जाएगा 2027 में। तो ये बैलेंस जो है वो कहाँ पे अपीयर होगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे। डेबिट ट्रायल बैलेंस भी सिखाऊंगी जो एफआईजीसी में काम में आएगा। ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस मतलब पहले भी मैंने बताया था रफ बैलेंस शीट, तो जो भी लेजर बैलेंसेस में डेबिट साइड हैवियर है वो डेबिट बैलेंसेस होंगे, और जितने भी लेजर अकाउंट क्रेडिट साइड हैवियर है वो क्रेडिट बैलेंसेस कहलाएंगे। तो जैसे कि इसका डेबिट बैलेंस हैवियर है तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अपीयर होगा। सेम वे इसका अगर कोई क्रेडिटर है जिसका क्रेडिट बैलेंस चलता है, मतलब हमने पेमेंट करना बाकी है, हमने पेमेंट नहीं किया है, गुड्स खरीद लिया है, लेकिन वो चलता रहता है, मतलब पेमेंट और परचेज, पेमेंट परचेज चलता रहता है। तो एट द एंड अगर हमें पैसे देने बाकी है, जो भी है 15,000 20,000 लाख जो भी है, जैसा वॉल्यूम वैसा अमाउंट, तो वो क्रेडिटर के लिस्ट में आएगा और क्रेडिट बैलेंसेस में आएगा, कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। ओके, गॉट इट। तो ये सारे के सारे ट्रांसफरिंग एंट्रीज भी जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। खत्म लास्ट जब होती है वो भी मैं आपको सब पूरा मतलब सिखाऊंगी, वो जर्नल प्रॉपर में आता है। तो जर्नल प्रॉपर में क्लोजिंग एंट्रीज कैसे आती है और ट्रायल बैलेंस कैसे अपीयर करता है वो भी हम सीखेंगे। सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाते हैं, सारे के सारे, मतलब अगर रेंट अकाउंट हमने बनाया है तो हर महीने हम रेंट पे करते हैं, ठीक है। ऑफिस का जो रेंट होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग अगर रेंट पे लिया हुआ है तो उसका हम रेंट पे करेंगे। तो सारे के सारे हम जब भी पेमेंट करेंगे कि रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, तो उसमें हर बार रेंट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट किया जो भी है, तो रेंट डेबिट होगा, तो रेंट के सारे डेबिट में आएंगे, टू बैंक टू कैश, जैसे भी जो भी मोड ऑफ पेमेंट है, टू बैंक टू कैश, टू बैंक टू कैश, और क्रेडिट में कुछ भी नहीं आएगा। तो 31 मार्च को पूरा जो अक्यूमुलेशन है, मतलब पूरे 12 मंथ्स का जो रेंट है, सपोज कि 10,000 पर मंथ है, तो पूरा 1,20,000 अगर 31 मार्च का पे कर दिया है तो ठीक है, नहीं भी किया है तो वो लास्ट का 10,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग में जाएगा। तो वो आउटस्टैंडिंग में अपने को लिखना पड़ेगा कि रेंट टू कैश नहीं आएगा, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, लेकिन पूरा रेंट तो पूरा का पूरा डेबिट करना है 1,20,000। और इस साइड पे 31 मार्च को बाय क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे, पहले तो वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में से कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये राज का अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में से कहाँ पे जाएगा, एसेट्स में, ठीक है। तो ये भी रेंट जो है अगर एक्सपेंस है तो पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और वहां से जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब जैसे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स की एंट्री आएगी, ट्रेडिंग में गुड्स का और जो भी है वैसा आएगा, और बैलेंस शीट में रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो भी है वो सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। लेकिन ये जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें वो सारी चीजें अगर मेंशन होती है और मैं ऐसे शॉर्ट्स में बताती हूँ, शॉर्ट चीजें बता देती हूँ, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो अनक्लियर है, ये समझ में नहीं आया, ये क्या था, ऐसा नहीं सोचना। हर एक जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए,
वो सारी चीजें मैं बताते जाऊंगी। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज का, कि जैसे बैंक के अकाउंट्स के बारे में चाहिए कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, तो उसका भी मैं बताऊंगी। लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने राज के बारे में बात किया और रेंट के बारे में मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, लेकिन ऐसे ही ओरली आपको बता दिया। सेम अगर कोई इनकम है, मतलब हमने किसी को लोन दिया हुआ है और वो उसके इंटरेस्ट के रेगुलरली हमें अमाउंट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट में सारे के सारे जगह पे क्रेडिट बैलेंसेस आएगा, बाय कैश बाय बैंक, बाय कैश बाय बैंक करके। और लास्ट में भी अगर जैसे आउटस्टैंडिंग है, मतलब बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम कहलाता है। जैसे रेंट पे करना बाकी है, एक्सपेंसेस बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। सेम वैसे अगर इनकम आना बाकी है तो वो आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो अगेन वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हुआ। लेकिन लिखा जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हम बाकी नहीं रखते। नॉमिनल अकाउंट का हिसाब किताब बाकी नहीं रखते, क्योंकि वो 12 महीने का ही होता है और नेक्स्ट ईयर उसको नहीं लेके जा सकते। अगर नेक्स्ट ईयर लेके जाना है तो या तो उसका आउटस्टैंडिंग बताओ या तो प्रीपेड, जो भी है। ओके, तो वो पूरा का पूरा लिखेंगे। अगेन वो इनकम है तो क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो वो जाएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे, और वहां से जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ठीक है, तो लेजर में से सारे के मतलब जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स है वो सारे के सारे 31 मार्च को क्लोज होकर ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस में सारा कुछ साथ में आएगा, मतलब नॉमिनल, पर्सनल, रियल जो भी है। जिसके भी डेबिट बैलेंसेस है वो डेबिट में आएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस है वो क्रेडिट में आएंगे। वहां से फिर क्लासिफिकेशन होगा कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा। बराबर, ये मैंने आपको एक लेजर करके बताया है। अब मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें एक पर्टिकुलर सम का जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग दोनों के सारे ट्रांजेक्शन बताऊंगी। ये मैंने सिर्फ राज का बताया, रेंट का बताया और इनकम रिसीव्ड का, इंटरेस्ट रिसीव का बताया। अब पूरा एक जर्नल एंट्रीज लूंगी पर्टिकुलर सम का और उसके इंडिविजुअल लेजर अकाउंट करके बताऊंगी। तो अब बने रहना, स्टे ट्यून, गुड नाइट।